ओके, सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज। तो सॉल्वेंसी रेशियोज के पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं रेशियोज कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चंस पे जो आपको मिल जाएंगे आपके कमेंट सेक्शन में। सो यहाँ पे डालेंगे हेडिंग प्लीज सॉल्वेंसी रेशियोज। सो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज वाज बेसिकली दी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। आप चेक करते थे किसी भी कंपनी किसी भी फर्म का कि शॉर्ट टर्म में वो कंपनी सॉल्वेंट है कि नहीं है, कि वो शॉर्ट टर्म के छोटे मोटे अमाउंट्स जो करंट लायबिलिटीज को पे करने होते हैं वो कंपनी पे ऑफ कर पाएगी कि नहीं पे ऑफ कर पाएगी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। ये भी सेम है बट दिस इज बेसिकली फॉर दी नॉन करंट लायबिलिटीज। पहले आपका था करंट लायबिलिटीज के लिए, ये किसके लिए आपका नॉन करंट लायबिलिटीज को अगर आप पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट रेशियो जिसका नाम होता है डेट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। ये सब क्या होते हैं अलग से समझा दूंगा, पहले फॉर्मूले से लिखते हैं हम लोग। नंबर 2 होता है आपका टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, दैट इज टोटल एसेट्स अपॉन डेट। नंबर 3 आता है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। 4th आता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। So it is net profit before interest and tax upon interest on long-term borrowings। तो ये रहे आपके 5 फॉर्मूलेज, दैट इज 5 रेशियोज और उनके 5 फॉर्मूलेज। ठीक है, अब अगर इतना हो गया तो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ये सब कुछ समझ लेते हैं हम लोग फॉर्मूलेज में। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो होती है दैट्स योर डेट। डेट का मतलब होता है द अमाउंट विच वी ओ, the amount which we owe to the long term borrowings। तो जो भी आपका डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, इस चीज को प्लीज समझिएगा। शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं आपके करंट लायबिलिटीज। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, मतलब होता है इसका दी नॉन करंट लायबिलिटीज। इट्स दी नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में 2 चीजें आती हैं, एक आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो इन दोनों को प्लस करने पर यू गेट दी नॉन करंट डेट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में यूजुअली आते हैं आपके डिवेंचर्स प्लस बैंक से लिया गया लोन प्लस
पब्लिक डिपॉजिट्स और प्लस हो जाएगा आपका वही लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तीन ही चीज़ें आती हैं, डेट डिबेंचर्स, बैंक लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। सेकंड है आपका इक्विटी। सो डेट आपके दो फॉर्मूलेस में, तीन फॉर्मूलेस में यूज होता है, एक तो डेट इक्विटी में, एक आपका टोटल एसेट्स वाले में, और एक आपका डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो ये डेट इज द सेम। नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, इसको प्रोवाइडर्स फंड भी बोलते हैं, प्रोवाइडर्स फंड भी कहा जाता है, इसको ओनर्स फंड भी कहा जाता है। सो बस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, तो तीन चार नाम से ये आ सकता है। नेक्स्ट, इसको निकालने का फॉर्मूला होगा आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं ऑल रिजर्व्स प्लस आपका क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और माइनस होता है आपका डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो आपके इक्विटी से माइनस हो जाता है, और अगर पॉजिटिव है तो प्लस ही होगा, रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है। ओके, सो ये हो गई आपकी क्या, इक्विटी। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, डेट हो गया, इक्विटी हो गया। नेक्स्ट आता है आपका टोटल एसेट्स। सो व्हाट इज टोटल एसेट्स? टोटल एसेट्स इज बेसिकली इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट हमेशा ही टैली होती है, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज हमेशा सेम होंगे। टोटल एसेट्स होते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन में इक्विटी, एनसीएल और सीएल भी गिवन है तो भी आप निकाल सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा डाउट आ जाता है बार बार कि हमको टोटल एसेट्स निकालने हैं तो लायबिलिटी से कैसे निकाल सकते हैं, तो यस पॉसिबल है अगर आप तीनों लायबिलिटीज को आप प्लस कर दो तो। सो ये हो गया टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, डेट, इक्विटी, टोटल एसेट्स, इक्विटी, टोटल एसेट, डेट। अच्छा, नेक्स्ट गिवन है आपके पास नंबर 4, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है दैट्स योर इक्विटी, जो प्रॉब्लम प्लस 2 पर, इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट मतलब कि एनसीएल। जब आप इक्विटी में, दैट इज इक्विटी में जब आप डेट को प्लस कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है। इसका एक और फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको मैं, पता होना चाहिए। सो दैट इज ये होता है आपका नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल भी अगर आप करते हैं तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है। 2 और बच गए हमारे पास, तो लिख लेते हैं हम लोग ये भी। नंबर 5 यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया। सो इट इज, नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। So this is net profit before interest and tax, so it is NPBIT,
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको निकालने के लिए आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है। इसमें अगर आप टैक्स प्लस कर दोगे, इसको एक तरीके से समझ लेना है। इसको ऐसे समझते हैं कि आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस करना होता है इंटरेस्ट, ठीक है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस करना होता है टैक्स। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, इसमें आप प्लस करोगे टैक्स तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप इंटरेस्ट प्लस कर दोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के भी आ जाएगा। लास्ट चीज गिवन है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म borrowings. So this is basically interest on बैंक लोन। आपने बैंक से लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, प्लस डिबेंचर्स इशू किए, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, प्लस आपने पब्लिक डिपॉजिट्स इशू किए, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो, तो इन सभी के ऊपर जो इंटरेस्ट पे होता है that is your interest on long term borrowings। देखते हैं आप लोगों ने कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होते हैं आपके, डिबेंचर्स, बैंक लोन और पब्लिक डिपॉजिट्स। तो इन्हीं के ऊपर इंटरेस्ट पे करना कहलाता है आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये हो गया पूरा एक समरी इस रेशियोज की। एक छोटी सी बैलेंस शीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो ये बैलेंस शीट बस याद रखेंगे आप लोग, ये होते हैं आपके एसेट्स। तो एक पूरे पेज पे ही कवर हो जाएगा। ये लायबिलिटीज अमाउंट, यहाँ पे आता है आपका नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये आती है आपकी इक्विटी, ये आती है एनसीएल, ये सीएल, ये टोटल लायबिलिटीज और ये होता है टोटल एसेट्स। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इन दोनों को प्लस करने पर आपको आता है टोटल डेट्स, इन दोनों को प्लस करने पर आपके पास आता है कैपिटल इनफ्लो। बस ये छोटी सी बैलेंस शीट आप याद कर लेंगे तो चीज़ें आपसे, क्वेश्चंस आपसे तुरंत सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। इसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे आप लोग, ताकि ये सब चीज़ें फॉर्मूलेस वगैरह आपके पास लिखे हो, याद रहें। अगर आपने ये सब फॉर्मूलेस लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको मिल जाएगा कमेंट वाले सेक्शन में। सो आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका डेट अपॉन इक्विटी। सो इट इज डेट अपॉन इक्विटी। आपको समझाया था मैंने, इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सो यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे सब कुछ। तो इट विल गिव यू डेट। हमारे पास डेट में गिवन है डिबेंचर्स, आपको बताया था मैंने। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। सो नॉन करंट लायबिलिटीज में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, सो यहाँ पे डेट आ जाएगा आपका जो कि गिवन है हमारे पास 75,000 डिबेंचर्स के और 25,000 प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका करंट लायबिलिटी होता है तो वो इसका पार्ट नहीं होता है। डेट का मतलब है ओनली एंड ओनली व्हाट,
लॉन्ग टर्म डेट, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज नहीं, ओके, इसी प्लीज याद रखेंगे। सो ये हो गया आपका डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी होता है आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 1 लाख है आपके पास शेयर कैपिटल, और मैंने कहा था रिजर्व एंड सरप्लस के लिए ऑल रिजर्व्स, क्या कहा था मैंने, ऑल रिजर्व्स में एक तो जनरल रिजर्व है आपके पास 70,000 का, प्लस एक सरप्लस जो गिवन है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट है ये, अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो माइनस कर रहे होते। सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था पहला वाला। तो ये हो गया आपका कितना 1 लाख अपॉन 2 lakhs, 1 lakh upon 2 lakhs, इसका आंसर आ जाएगा 1:2, दैट इज 0.5:1। तो हो जाएगा आपका 1:2, दैट इज 0.5:1। क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सब लिखे हुए, फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था क्वेश्चन, दैट वी सब कुछ गिवन थे आपको पास आइटम्स, आपको बस कॉपी करके उसमें बस लिखना था। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है डेट इक्विटी रेशियो आपके पास गिवन है 2:1। सो यहाँ पे बताना है आपको कि वो इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन है ये। सो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि डेट अपॉन इक्विटी जो है वो हो जाएगा यहाँ पे और कुछ अमाउंट्स, ठीक है, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं हम लोग 2 lakhs अपॉन 1 लाख। इस चीज़ का प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर 2:1 है तो 2 अपॉन 1, तो 2:1 का मतलब होता है 2 अपॉन 1, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1 लाख से, और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख से, तो मेरे पास जो डेट अपॉन इक्विटी आ गया वो आ गया 2 lakhs अपॉन 1 lakhs। मैं यहाँ पे ये अजम्पशन ले रहा हूँ, ऐसा कुछ लिखा कहीं पे भी नहीं है, मैं बस अजम्पशन ले रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे 20 lakhs और 10 lakhs भी ले सकता हूँ, यस इट इज पॉसिबल, 20,000 और 10,000 भी ले सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, तो इट कैन बी एनीथिंग। चलो तो अब आते हैं हम लोग फर्स्ट वाले पॉइंट पे, ये लिखा हुआ है ए बोल रहा है आपने इशू किए हैं बोनस शेयर्स, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं। तो बोनस शेयर्स इशू करने का मतलब क्या होता है, आपने जो शेयर्स इशू किए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, कैसे इशू किए, फ्री में, अरे हाँ किया, फ्री में इशू किए। देखिए क्या होता है कि फ्री किसके लिए होता है, ये शेयर होल्डर्स के लिए फ्री होता है, किस लिए फ्री होता है, ये शेयर होल्डर्स के लिए, बट हमारे लिए क्या है, ये नुकसान। भाई किसी भी चीज को फ्री में देने का मतलब ये है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है तो वो कस्टमर के लिए फ्री होता है, कंपनी के लिए फ्री कभी भी नहीं होता। तो कंपनी को तो उसके लिए खर्चा करना ही पड़ता है, उससे तो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने जो बोनस इशू होते हैं, जो भी बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं, वो आप अपने कहाँ से इशू करते हो, अपने रिजर्व से। कहाँ से इशू करते हो आप, अपने रिजर्व से। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट अपॉन इक्विटी जो कि गिवन था आपको 2 lakhs अपॉन 1 लाख। सपोज मैं ये मान के चल रहा हूँ, हम लोगों ने 50,000 रुपीज के क्या इशू कर दिए, बोनस शेयर्स इशू कर दिए। अगर 50,000 के बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो हमारा शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। भैया लोगों के पास शेयर्स थे सपोज 1 लाख रुपए के, अब हमने कितने शेयर्स इशू कर दिए फ्री के, 50,000, तो हमारा शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया 50,000 से, मैंने ये 50,000 कहाँ से निकाले होंगे, अपने रिजर्व से। और आपको जस्ट ये बताया था मैंने, इक्विटी जो होता है आपका, इक्विटी जो होता है दैट इज, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, एक तो शेयर कैपिटल आता है और दूसरा क्या आता है आपके पास, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व्स आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया गलती से, सॉरी, ये नीचे आना चाहिए था, इक्विटी में प्लस हो जाएगा 50,000, क्योंकि आपकी इक्विटी बढ़ गई है। इक्विटी मतलब कि आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया है, और आपने इसके लिए कहाँ से पैसे लेकर आए होंगे आप, रिजर्व से। तो रिजर्व क्या हो जाएगा आपका, ओके। तो ये हो गया आपका प्लस 50,000
और माइनस 50,000। सो यहाँ पे क्या कोई चेंज हुआ? नो चेंज। फर्स्ट आंसर इज नो चेंज। क्योंकि सबसे बड़ा धोखे का पॉइंट होता है ये कि आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं, तो ऑब्वियसली आपका क्या बढ़ना चाहिए? इक्विटी बढ़ेगा, आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा। अरे भैया, तो इशू कहाँ से किया है आपने? इशू किया होगा आपने अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस से, आपका रिजर्व्स कम हो जाएगा, और रिजर्व्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डर्स, दैट इज इक्विटी ओनली। तो एक अमाउंट आपका प्लस भी हो गया और एक अमाउंट आपका माइनस भी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, नो चेंज, क्योंकि आपके पास ऊपर भी 2 लाख ही है और नीचे प्लस माइनस होने के बाद भी 1 लाख ही बचेगा। अब आते हैं बी पे। बी क्या बोलता है? बी पढ़ते हैं हम लोग। बी बोल रहा है कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। अब आपके पास कुछ डिबेंचर्स रखे हुए थे, तो ये हो जाएगा डेट अपॉन इक्विटी। आपके पास डिबेंचर्स रखे हुए थे, डिबेंचर्स इज द पार्ट ऑफ डेट। जस्ट अभी देखा था हम लोगों ने, डिबेंचर्स इज द पार्ट ऑफ डेट, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होता है, बट इज अ पार्ट ऑफ डेट ओनली। उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? इक्विटी शेयर्स में। तो अगर आपने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया है तो आपके इक्विटी शेयर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, हाँ कि ना? सो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स सपोज मैं 50,000 मान लेता हूँ, 50,000 से इक्विटी शेयर्स बढ़ गए। अब डिबेंचर्स को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, डिबेंचर्स कर रहा हूँ अगर मैं, तो डिबेंचर्स जब रिडम्पशन का टाइम आएगा तभी कन्वर्जन होगा। अरे हाँ कि ना? तो पहले मेरे लिए क्या थे? वो नॉन करंट लायबिलिटीज थे, अब वो क्या बन चुके होंगे? तो क्या यहाँ पर डेट जो मेरा नॉन करंट होता है, इसका कुछ इफेक्ट होगा क्या इसमें? नहीं होगा। समझिएगा फिर से बहुत ध्यान से। डिबेंचर्स को आप रिडीम कब करते हो? मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी पे वो डिबेंचर्स ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके होते हैं करंट लायबिलिटीज में, तो इसलिए चाहे वो आप रिडम्पशन करो चाहे आप कन्वर्जन करो, इट्स वन द सेम थिंग। तो अल्टीमेटली आपकी करंट लायबिलिटी कम होगी, नॉन करंट लायबिलिटी से इसका कोई मतलब नहीं होता है। सो यहाँ पे इट विल बिकम 2 lakhs अपॉन, ये बढ़ गया आपका 1,50,000। सो अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो आपका ये हो जाता है डिक्लाइन। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.33:1। सो पहले था आपका कितना? 2:1। ये हो गया आपका डिक्लाइन। सो ये हो गया है आपका डिक्लाइन। यहाँ तक क्लियर है क्या? समझता है आप? सो ये खत्म हो गया आपका बी पॉइंट। अब आते हैं हम लोग सी पे। अब आते हैं हम लोग सी पे। सी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 सी। सो इट इज डेट अपॉन इक्विटी, जो कि गिवन है आपको 2 lakhs अपॉन 1 lakh। 2 lakhs अपॉन 1 lakh, 2:1 का रेशियो गिवन है आपको। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देखिए क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। आपने फाइनल डिविडेंड में क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। एक होता है पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, जो उन्होंने पिछली क्लास में पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियोज में, कि आप पेमेंट कर रहे हो, कैश जा रहा है। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, इस बार लिखा हुआ है कि आपने डिक्लेयर किया है फाइनल डिविडेंड। तो यहाँ पे डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि अब आपने सभी शेयर होल्डर्स को बोल दिया है कि हम आपको 50,000 रुपए का डिविडेंड देने वाले हैं। दिया नहीं है। डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि आपने उन सबको बोल दिया है कि अब आप उनको अमाउंट पे करोगे। तो अगर आप उनको अमाउंट पे करोगे तो कहां से पे करोगे? अपने प्रॉफिट में से। आपके पास जो भी रिजर्व्स रखा होगा, देखो क्या होता है, जो भी आपके शेयर्स कैपिटल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आप एट द एंड क्या देते हो? प्रॉफिट का हिस्सा। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो ओनर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा हर एक इंसान को। तो प्रॉफिट का हिस्सा कहां से दोगे आप? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट मतलब कि रिजर्व्स में से। तो एंड रिजर्व्स इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। तो अगर आप डिविडेंड को डिक्लेयर करते हो तो आपका क्या कम हो जाएगा?
इक्विटी कम हो जाएगा और यही अमाउंट क्या बन जाएगा आपके लिए, करंट लायबिलिटी बन जाती है। इसलिए जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियोज में, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, आपने अपना करंट एसेट भी माइनस किया था और करंट लायबिलिटी भी माइनस किया था, क्योंकि वो आपके लिए करंट लायबिलिटी कहलाती है। सो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ 50,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा और आपका ऊपर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो करंट लायबिलिटी बन गई है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं बनी। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 2 lakhs अपॉन 50,000। सो विद दिस आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 4:1। तो मतलब क्या हो गया ये आपका इम्प्रूव। सो ये हो गया आपका इम्प्रूव। क्लियर? अगर ये इम्प्रूव हो गया है, इतना समझ में आता है, तो आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे। लास्ट वाला भी काफी मजेदार है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 40,000 फॉर 35,000। चलो, सो यहाँ पर डी डेट अपॉन इक्विटी 2 lakhs अपॉन 1 lakh। समझिएगा यहाँ पे क्या क्या हुआ है बहुत ध्यान से। आपने अपना फिक्स एसेट बेचा, सबसे पहले आपके नॉन करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, हाँ कि ना? तो क्या यहाँ पे कोई नॉन करंट एसेट है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज, 40,000 का था, आपने कितने में बेच दिया? तो मतलब कि अगर आपने 35,000 में बेचा है, आपके पास क्या आ गया होगा? कैश आ गया होगा। तो आपके पास CA करंट एसेट बढ़ गया होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे सब कुछ पार्ट है क्या? नहीं। बट कितने का था उसका वैल्यू? कितने में बेचा आपने? कुछ लॉस या प्रॉफिट हुआ है? यस। कितने का लॉस या प्रॉफिट हुआ? का क्या हुआ? जो हम लोग को लॉस जो हुआ है 5,000 का, ये आपका कहाँ जाएगा? P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो ये आपका क्या कम कर देगा उठाकर? रिजर्व कम कर देगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। समझ आ गया? सो इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे -5,000। तो देखिए कहाँ से क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो ये भी आपका डिनोमिनेटर अगर कम हो गया है तो आपका आंसर आएगा इम्प्रूव। क्लियर यहाँ तक? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। चारों के चारों पॉइंट्स ही काफी इंपॉर्टेंट थे इसमें। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा आपको। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है तो क्वेश्चन नंबर, एक काम करते हैं, सेम ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, इसके बाद थर्ड और उसके बाद फिफ्थ करेंगे। तो फोर्थ देख लेते हैं, सेम टाइप का ये। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपके पास प्रोप्राइटरी रेशियो गिवन है, यू हैव बीन गिवन विद द प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या होता है फॉर्मूला इसका? यस, क्या होता है? सो इट इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। जो कितना गिवन है आपको? 0.8:1, तो मतलब 0.8/1। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, इसमें बड़े बड़े अमाउंट गिवन है आपको। सो इनटू 10 lakhs अपॉन 10 lakhs इनटू 10 lakhs अपॉन इनटू 10 lakhs। सो ये हो जाएगा आपका 8 lakhs अपॉन 10 lakhs। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, अगेन यू विल गेट 0.8:1। ठीक है, समझता है यहाँ तक? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट बोलता है आपको obtained a loan, लिख लेता हूँ ये चीज। सो दिस इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 8 lakhs अपॉन 10 lakhs।
ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है, समझेगा, ऑब्टेन द लोन फ्रॉम बैंक ऑफ 2 lakhs पेबल आफ्टर 5 years। दिख रहा है क्या? दिख रहा है सबको? ठीक है। सो आपने एक लोन लिया है कहाँ से? बैंक से। तो जैसे ही आपने बैंक से लोन लिया तो आपके पास अमाउंट आ गया होगा। आपके पास अमाउंट कहाँ है? बैंक में आया होगा। आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? करंट एसेट इंक्रीज होना, और करंट एसेट इज द पार्ट ऑफ, सीधी सी बात है भाई, एनसीए प्लस सीए क्या होता है? टोटल एसेट्स होता है। तो आपका करंट टोटल एसेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कितने से? 2 लाख से। अब क्योंकि आपने लोन लिया है, क्योंकि आपने लोन लिया है तो इससे आपका क्या बढ़ जाएगा? डेट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा आपका? डेट बढ़ जाएगा। बट हमारे पास तो इक्विटी है, तो ये मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर? 8 lakhs अपॉन 12 lakhs। सो जैसे ही आपका ये और बढ़ जाएगा तो आपका रेशो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ये हो जाएगा आपका डिक्लाइन। सो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.67:1, 2.3, दैट इज 0.67:1। तो ये डिक्रीज हो गया। अब आते हैं बी पे, परचेज मशीनरी फॉर कैश। अब आते हैं बी पॉइंट पे। तो दिस इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, 8 lakhs अपॉन 10 lakhs। आपने मशीन परचेज करी कैश में, तो मशीन खरीदना इज पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। तो टोटल एसेट्स क्या हो जाएंगे आपके? बढ़ जाएंगे। अरे हाँ कि ना, क्योंकि आपका नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आपने कैसे खरीदा? ये क्या पे किया? कैश। कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो करंट एसेट क्या हो जाएगा? तो अगेन द पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स, सो -75। तो यहाँ पे कोई चेंज हुआ क्या? सो इट्स अ नो चेंज। सी, redeemed 5% redeemable preference shares. Redeemed 5% redeemable preference shares. आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कैसे किया होगा आपने? आपने क्या पे किया हुआ है? बैंक के थ्रू अमाउंट पे किया होगा। अरे हाँ कि ना, ठीक है। सो यहाँ पे आपने 1 लाख कैश पे किया होगा। टोटल एसेट्स कितना कम हो जाएगा आपका? 1 लाख। और बड़ा सा लोन है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहाँ पर अगर आपने रिडीम कर दिए प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपका शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऊपर भी हो जाएगा माइनस। तो आपका इक्विटी बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कम हो जाएगा, टोटल एसेट्स बिकॉज ऑफ कैश कम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7 lakhs अपॉन 9 lakhs। यानी कितना आंसर आता है इसका? 7, 9, 3 होगा 79, 0.7 समथिंग आएगा। तो ये भी क्या हो गया आपका? डिक्लाइन हो गया। ये भी क्या हो गया आपका? डिक्लाइन हो गया। ओके, अच्छा एक और बचा हुआ है लास्ट, डी वाला पॉइंट। डी वाला पॉइंट बचा हुआ है। सो डी करेंगे अब। सो दिस इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। सो इट इज 8 lakhs अपॉन 10 lakhs। So last again, issued equity shares to vendors of machinery purchased for 4 lakhs. आपने क्या परचेज करी? मशीनरी परचेज करी। मशीनरी इज पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स। कितने की मशीन ली आपने? 4 lakhs। और आपने क्या इशू कर दिया? इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, अगेन इक्विटी। तो कितना हो गया ये आपका? 4 lakhs। तो दिस विल गिव यू हाउ मच? तो ये हो जाएगा आपका 12 lakhs अपॉन 14 lakhs। सो यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा आपका? इम्प्रूव। तो दिस विल इम्प्रूव।
0.8 समथिंग आ रहा है, ये हो गया आपका क्लियर है यहाँ तक। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट चारों ही रेशोज निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपके पास गिवन है, पहले काम करते हैं सबके लाइन से फॉर्मुलेस लिख लेते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला जो है आपका दैट इज डेट इक्विटी रेशो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट अपॉन इक्विटी। दूसरा जो आपको निकालना है दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो यहां लिख देता हूं मैं नंबर 2, दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेट। थर्ड हम लोग को जो निकालना है दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसका होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। हम लोग को यहाँ पे एक और रेशो निकालना है नंबर 4। तो एक बार अगर मैं फॉर्मुलेस लिख लूंगा तो मेरे को चीजें समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली मेरे को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका दैट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। जिसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज का बस थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे एक चीज का ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पे जो ये सेकंड रेशो है आईएससी में जस्ट ऑपोजिट है ये। दैट इज ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा डेट अपॉन टोटल एसेट्स। ये सिर्फ आईएससी वालों के लिए। सीबीएसई में यही रेशो है और आईएससी में फोर्थ वाला रेशो आपके पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए। इज दैट ओके? अब अगर यहां तक क्लियर है तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखते हैं किन किन चीजों की कौन कौन सी चीजें गिवन है। तो यहाँ पे पहली चीज जो गिवन है दैट इज योर इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका किसका पार्ट होता है? इक्विटी का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विटी, तो एक काम करके लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग कि इक्विटी, हमारे पास जो इक्विटी है दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी इक्विटी है, तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आपका इक्विटी का ही पार्ट होता है, तो दैट इज 3 लाख। इसके अलावा जनरल रिजर्व भी इसी का पार्ट होता है, सो दैट विल गिव यू 2,50,000। ये सब हम लोग पहले इक्विटी निकाल रहे हैं, फिर लाइन से हम लोग आइटम्स निकालना चालू कर देंगे, फिर हम लोग को बस पुटअप करना होगा वो सब चीजें। ठीक, तो जनरल रिजर्व भी आ गया। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपका इक्विटी का ही पार्ट होता है, तो ये हो गया प्लस 1,50,000। इसके बाद डिबेंचर्स, ओके। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इक्विटी का यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 2 + 3 5 6 7 8 and 9, टोटल 9 लाख की आपके पास रखी हुई है इक्विटी। अब निकालना है नेक्स्ट आइटम हम लोग को डेट। तो डेट हमारे लिए पास गिवन है 12% डिबेंचर्स गिवन है, दिख रहा है क्वेश्चन में आपको। तो 12% डिबेंचर्स ही हमारे डेट होते हैं, तो वो गिवन है आपको 16 लाख। तो ये आ गया आपके डेट। इसके बाद आपको निकालना है टोटल एसेट्स। अच्छा, टोटल एसेट्स के लिए टोटल एसेट्स
निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके पास गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, दिख रहा है क्या? तो फिक्स्ड एसेट्स गिवन है आपके पास ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है जिसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या होगा, जो भी आपके पास फिक्स्ड एसेट्स ग्रॉस है दैट इज 23 लैक्स, तो 23 लैक्स में से पहले आपको डेप्रिसिएशन 2 लैक्स माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास फिक्स्ड एसेट आ पाएगा, दैट इज नेट फिक्स्ड एसेट आ पाएगा। और आपका नॉन करंट एसेट्स के अंदर अगर आपको याद हो उसके सब हेड्स, तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एक आता है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, दूसरा आया करता था आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो क्वेश्चन में देखिए आपके पास लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी गिवन है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इज बेसिकली योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ओनली। सो यहां पर आपका 2 लैक्स प्लस हो जाएगा। सो आपके पास जो नॉन करंट एसेट्स आ गए हैं वो आ गए हैं आपके 23 लाख रुपीस। नॉन करंट एसेट्स आपके पास आ गए 23 लैक्स। करंट एसेट्स आपके पास डायरेक्टली गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है आपके पास 8,80,000। सो दिस इज 8,80,000। तो इससे आपका यहाँ पे टोटल एसेट्स कितना आ जाएगा? 31,80,000। सो आपके पास इक्विटी आ चुका, डेट आ चुका, और आपके पास टोटल एसेट्स भी आ गए हैं 31,80,000। अब अगर यहां तक क्लियर है तो हमारे पास डेट चाहिए था, डेट आ गया, इक्विटी चाहिए था, इक्विटी आ गया, टोटल एसेट्स आ गया, इक्विटी आ गया, टोटल एसेट्स, सब कुछ आ गया। बस लास्ट एक और चीज निकालनी है, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब निकाल लेते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, टेल मी क्या होता है फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का? वो होता है फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज अ फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है, यस, इट इज इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इक्विटी कितनी आ चुकी है आपकी? 9 लाख आ चुकी है, प्लस डेट कितना आ चुका है आपका? 16 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा आपका 25 लाख। और कुछ गिवन है क्या? और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज गिवन है जिसका कुछ काम था नहीं हमको। तो ये हो गए आपके सबके सब आइटम्स, बस अब आपको पुटअप करना है। तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट गिवन है आपको 16 लाख, सो दिस विल गिव यू 16 लाख अपॉन इक्विटी इज योर 9 लाख। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है इसका आंसर? 1.7:1 इसका आ गया आपका। और दूसरे का निकालेंगे हम लोग। अब टोटल एसेट्स आपने निकाले थे 31,80,000 अपॉन डेट, डेट गिवन है 16 लाख। तो कितना आंसर आ रहा है ये? 1. यस, आईएससी में ये हो जाएगा डेट अपॉन टोटल एसेट्स, आपके में उल्टा हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1.9:1। तो 9 लाख अपॉन, सॉरी, 31,80,000, 0.28:1। सो इसको आप 0.28:1 भी लिख सकते हैं। इसको आप 0.2, इसको आप मल्टीप्लाइड करके 100 भी कर सकते हैं, तो ये 28% भी आ सकता है। ये दोनों ही एप्लीकेबल हैं आंसर्स। अगर आप बुक में चेक करेंगे इसके आंसर्स, क्वेश्चन चेकआउट करते हैं अगर आप, तो ये दोनों तरीके से आंसर गिवन रहता है। लास्ट वाला इज योर डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट गिवन है हम लोग को 16 लाख, 16 लाख अपॉन 25 लाख, 0.64:1। तो ये आ गए आपके चारों के आंसर्स। इज दैट ओके? खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे।
सो ये हो गया हम लोग का थर्ड क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग को ये दो चीजें चाहिए, एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए और दूसरा क्या चाहिए हम लोगों को, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझिएगा बहुत ध्यान से, हमको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको शुरुआत में, ये लिखवाया था मैंने कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब आप इंटरेस्ट प्लस कर दोगे यू विल गेट दी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जब आप टैक्स प्लस कर दोगे यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये दो फॉर्मूले से आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के आ जाएगा। बट अब बात ये है कि आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, तो आपके पास ये गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज हाउ मच, 1,20,000। अब टैक्स का रेट गिवन है, समझिएगा बहुत ध्यान से, अति इंपॉर्टेंट चीज है वाली। आपके पास टैक्स का रेट कितना गिवन है, 40%। तो ये 40% ऑफ व्हाट, बस यही एक मेन चीज है। आपके पास टैक्स का रेट गिवन है 40%, तो 40% ऑफ व्हाट, तो ये 40% हमेशा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद करिए, इमेजिन करिए आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग वहां लिख पढ़ते थे, सबसे पहले आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें प्लस होता था आपका अदर इनकम्स, फिर आया करती थी आपकी टोटल इनकम्स। टोटल इनकम्स में से माइनस करते थे आप सबके सब एक्सपेंसेस। अब उन्हीं एक्सपेंसेस में से बस आपको फाइनेंस कॉस्ट को माइनस नहीं करना है, तो आपके पास एक अमाउंट आएगा दैट विल बी नोन एज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से आप माइनस करोगे अपना इंटरेस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। प्लीज समझिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से, इंटरेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। ये माइनस करने के बाद आपका निकल के आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करते हो आप टैक्स, तो जाकर आता है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, और जो आप टैक्स निकालते हो 40%, वो निकालते हो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, तब जाकर ही आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ पाता है। तो यहां पर क्योंकि हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन नहीं है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स। समझिएगा प्लीज बहुत दैन से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब आप टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर ही 40% चार्ज होता है। इज दैट ओके, समझ पा रहे हैं? सो यहां पे अगर ये x है तो बताओ टैक्स कितना हो जाएगा, x का कितना परसेंट, 40%। तो यहाँ पे x निकाल सकते हैं हम लोग, इससे निकल जाएगा, तो निकालेंगे प्लीज। तो दिस विल गिव यू x माइनस, इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, तो दिस विल गिव यू 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 2/5। सो माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1,20,000। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2x
अपॉन 5, यहाँ पे था 1, 1 और 5 का एलसीएम आ गया आपका 5, तो 1 5 ज़ा 5, तो 1 5 ज़ा 5, तो 5x में से 2x माइनस करेंगे तो ये इज इक्वल टू है आपका 1,20,000। अब इसको ऊपर भेज देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 5, तो ये x हो जाएगा आपका 120 इंटू 5 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 लाख। 120 डिवाइड बाई 3 40,000 हो जाएगा, 40,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 2 लाख। तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आ चुका है वो कितना आ गया आपके पास 2 लाख आ गया। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख आ गया है तो इसको मैं इधर पुट अप कर दूंगा, दिस इज योर 2 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट, तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिए, 12% डेट गिवन है। 12% डेट का मतलब है सपोज ये डिबेंचर्स होंगे या लॉन्ग टर्म डेट है, इसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होता है 12%। समझेगा प्लीज बहुत ध्यान से, हम लोग पढ़ते हैं 12% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, इसका मतलब ये होता है कि आपको इनके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है 12%। सो यहाँ पे 20 लाख रुपीस का क्या है आपके पास डेट है, कितना डेट है आपके पास 20 लाख, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपने को 12%, तो 20 लाख का 12% विल बी योर इंटरेस्ट। लिख देता हूं यहां पे मैं 20 लाख का 12%, तो ये हो जाएगा मेरा 2 लाख प्लस ये होगा 2,40,000, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया है वो आ गया है 4,40,000। अब मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में पुटअप कर दूंगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया मेरे पास 4,40,000 अपॉन इंटरेस्ट जस्ट अभी निकाला मैंने यहाँ पे, दैट इज 20 लाख का 12%, कितना आ गया था मेरा 2,40,000। सो इससे मेरा आंसर, अच्छा इसका आंसर याद रखिएगा हमेशा किस में आता है, टाइम्स में आता है, इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 44 अपॉन 24, दैट इज 44 अपॉन 24 को और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो 11 अपॉन 6 कितना आ रहा है 1.83 टाइम्स इज द आंसर। सो फाइनली ये खत्म हो गया आपका सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चंस विद द एक्सप्लेनेशन एंड विद द फॉर्मूलेज एज वेल। तो अब आप लोगों को लिक्विडिटी रेशियोज के 2-4 क्वेश्चंस अगर आप कर पाए तो कर लीजिएगा सॉल्व, और सॉल्वेंसी के भी 2-4 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी पब्लिक टर्नओवर रेशियोज, ठीक है, ओके।